Hello everyone, welcome to Chapter Hunt. This is Radhika. In today's video, we will cover Class 7 Science NCERT Chapter 9 Soil. Now, the chapter is lengthy, so I have divided it into two parts. This is part 1, and after watching this, watch part 2 as well, so that you cover full chapter and understand all the concepts clearly. Now, soil या मिट्टी जिसमें आप बचपन में खेलते थे, but there are so many things which you don't know about soil. So let's learn all this in this chapter. Coming to question number 1, the soil is said to be inseparable part of our life. Why? सॉइल को हम कहते हैं कि हमारी लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जिसको हम अपने से अलग नहीं कर सकते. यू हैव टू गिव रीज़न अबाउट दिस. Now, soil is one of the most important natural resources. It is the uppermost layer of Earth's crust, which is blackish brown in color. The major functions of soil are: it supports plant growth by holding the roots firmly and supplying water and nutrients to the plants. It is the home for many organisms. It is essential for agriculture, which provides us food, clothing, and shelter for all. Therefore, we can say that soil is inseparable part of our soil. तो soil क्या है? Soil एक natural resource है. Soil की वजह से plant grow कर पाता है. Water और nutrients जो भी soil से ही मिलता है ये सब plants को. एग्रीकल्चर में, क्रॉप्स में बेसिक नेसेसिटी इज़ सॉइल. तो हमने एक बार सॉइल का डेफिनेशन अगर समझें तो कैसे समझेंगे कि वी नो दैट देयर आर 3 लेयर्स ऑफ सॉइल. हमने पढ़ा हुआ है ज्योग्राफी में भी, क्रस्ट, मैंटल एंड देन कोर. तो जो अपर मोस्ट लेयर है वो क्या है? क्रस्ट. तो ये क्या बोल रहे हैं कि उस क्रस्ट की भी जो अपर मोस्ट लेयर है जिसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं, वी कॉल दैट सॉइल. और इट इज़ द आउटर लूज लेयर दैट कवर्स द सर्फेस ऑफ द अर्थ. अब सारी चीज़ें जितनी भी एक्सिस्ट करती हैं वो सब के लिए व्हाट इज़ सॉइल इज़ इम्पॉर्टेंट. ये हमें नेचर से ही मिला है, ये मैन मेड नहीं है. तो आपने देखा कि वो प्लांट ग्रोथ के लिए है. रूट्स को फर्मली सॉइल होल्ड फर्मली मतलब अपने अंदर उसको टाइट होल्ड करके रखती हैं. बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, अर्थवर्म्स, छोटे छोटे इंसेक्ट्स, कितनी सारी चीज़ें, वो क्या सॉइल जो होता है वो घर होता है. एग्रीकल्चर के लिए आपको क्या बेसिक नेसेसिटी चाहिए? सॉइल. तो इन सब चीज़ों के वजह से वी कैन से दैट सॉइल इज़ एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज नेम मेजर सॉइल पॉल्यूटेंट्स. सिर्फ ये आपको इसमें नाम देने हैं. सॉइल पॉल्यूटेंट्स क्या क्या होते हैं आपको पता है. पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स आर मेजर सॉइल पॉल्यूटेंट्स. सॉइल पॉल्यूटेंट्स एक्चुअली इंक्लूड करते हैं वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक केमिकल्स भी, जो कि आपकी एक्टिविटी से भी आते हैं या नेचुरली भी सॉइल में होते हैं. अगर आप देखो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये आपके क्या हो गए? ये सॉइल पॉल्यूटेंट्स हो गए. और अगर आप अर्बन वेस्ट में जाओ जैसे गार्बेज, सीवेज, ये जितना भी डोमेस्टिक या कमर्शियल वेस्ट है ये सारा क्या है? दीज आर द सॉइल पॉल्यूटेंट्स, जिनके वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी, क्वालिटी वो खराब होती है. The next question says define humus. The rotting dead matter in the soil is called humus. Dead and decayed plants and animals form humus. These get added over a period of time and increase the nutritional content of the soil. Humus improves the fertility of the soil and increases the water retention capacity. अब आपने बहुत बार सुना होगा सॉइल जिसमें ह्यूमस अच्छा होता है, ज़्यादा होता है, वो सॉइल फर्टाइल होती है. बट एक्चुअली ये ह्यूमस है क्या? अब प्लांट्स एंड एनिमल्स के जितने भी रिमेन्स होते हैं, जैसे कि आप समझो डेड प्लांट्स, डेड लीव्स, डेड ब्रांचेस, डेड रूट्स या सड़े हुए गले हुए फ्रूट्स, डेड इंसेक्ट्स, इन सब की डीकम्पोजिशन होती है. और ये डीकम्पोजिशन कौन करता है? सॉइल ऑर्गेनिज्म. और जब ये सब डिकम्पोज हो जाता है तो बनता है ह्यूमस. ठीक है, ये ह्यूमस क्या होता है? ये एक डार्क ब्राउन कलर का होता है. और ये कहाँ पे आप देखोगे? इट इज़ फाउंड इन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल.
अगर अब आपको इसके फंक्शन समझने हो कि ह्यूमस से क्या फ़ायदा है, सो अगर ये जब डिकम्पोजिशन हो जाता है तो दिस इवेंचुअली इट इंक्रीजेज द सॉइल फर्टिलिटी. सो एक्चुअली होगा क्या कि जो हेल्थ ऑफ द प्लांट इज मेंटेन्ड, सॉइल में मॉइस्चर ज़्यादा रिटेन होगा, सॉइल को ये लूजन भी कर देता है. लूजन करने से क्या होगा कि उसकी जो एरिएशन कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, ज़्यादा अच्छे से उसमें एयर रिटेन हो पाती है, और इसी वजह से इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो टू दी तो प्लांट कैपेसिटी. और क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स बढ़ाने से जितना भी आपका सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव हो रहा है, प्लांट की ग्रोथ में ये हर तरह से ये फेवर करता है. अल्टीमेटली जो हुआ हमारा जो प्लांट का जो ग्रोथ है ये बहुत अच्छा कर देता है. सो दैट इज़ द रीज़न वी से कि जिस भी सॉइल में, जिस टाइप ऑफ सॉइल में ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा होता है, दैट सॉइल इज़ मच मोर फर्टाइल. सो ये सब रीजंस अगर आपको पता हो तब आपको समझ में आता है कि वाई डू वी ऑलवेज से कि जिसमें ह्यूमस ज़्यादा है और एक्चुअली ह्यूमस होता क्या है. सो दिस इज़ जस्ट आपका पूरा एक्सप्लेनेशन कि व्हाट इज़ ह्यूमस एंड आपका ह्यूमस से व्हाट इज़ द रीज़न दैट वी से दैट ह्यूमस की वजह से सॉइल बिकम्स मच मोर फर्टाइल. नाउ the next question says, what is weathering? Natural forces such as water, glaciers, wind, etc. act on huge pieces of rocks and over time break them into smaller pieces. This process of breakdown of large rocks due to natural forces is called weathering. Weathering is a slow process which takes hundreds of years. अब वेदरिंग क्या है? वेदरिंग इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस दैट अकर्स ऑन द अर्थ्स सरफेस. सो व्हाट कॉजेज वेदरिंग? वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग क्यों होता है? बड़े बड़े रॉक्स का छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाना ड्यू टू सम एजेंट्स. क्या होंगे वो एजेंट्स? रेन वाटर, बारिश का पानी, आइस, स्ट्रॉन्ग विंड्स, इन सब की वजह से जो बड़े बड़े रॉक्स हैं उनमें पहले क्रैक्स आ जाते हैं. फिर क्रैक्स आने के बाद ये सब चीज़ें जो है, ये जो है बड़े बड़े रॉक्स छोटे छोटे पत्थरों में ब्रेक हो जाता है. इस प्रोसेस को बोलते हैं हम वेदरिंग एंड इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस. ये बहुत धीरे धीरे से होता है. इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू ब्रेक अ बिग रॉक इनटू स्मॉलर. अगर आपका देखो मूविंग वाटर है, पानी जो कि अलोंग द सी शोर्स है, वो रॉक्स पर हिट करता रहता है और ग्रेजुअली धीरे धीरे लॉन्ग टाइम में उसको ब्रेक कर देता है. आइस कैसे हुआ? स्नोफॉल, ग्लेशियर्स, दे ऑल्सो कॉज वेदरिंग. स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड they also cause weathering. Now next says, what is soil profile? A soil profile is a vertical section through the soil which shows its different layers. ये एक सिर्फ सिंपल डेफिनेशन है. इसका जो डिटेल्ड आंसर है वी विल बी स्टडिंग इसके बाद में. अब सॉइल प्रोफाइल का सिर्फ मतलब समझने के लिए, डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल, इसको बोलते हैं हम सॉइल प्रोफाइल. इट कंसिस्ट ऑफ 3 layers called horizons and these horizons are lettered as A, B and C. तो अभी हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे. A horizon जिसको कि टॉप सॉइल बोलते हैं, B horizon जिसको सब सॉइल बोलते हैं, देन द C horizon और उसके नीचे लास्ट में बेड रॉक. ठीक है. Now the next one, classify the soil on the basis of the proportion of particles of various sizes. Now on the basis of the proportion of particles of various sizes, the soil can be classified as sandy, clay and loamy. It's just in these questions, these are short questions जिसमें आपको भी सिर्फ मैं नाम आपको पता लगेगा. डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट फॉलोइंग क्वेश्चंस में लेंदी वाले जो आंसर्स उसमें सब समझ में आ जाएगा. नाउ soil particles क्या है? they vary greatly in size. अगर if the soil contains greater proportions of big particles तो उसको हम क्या बोलते हैं? sandy soil. and if the proportion of fine particles, clay particles ज़्यादा हो, is rated be higher, वो ज़्यादा होते हैं, then we call it clay soil. और loamy soil क्या होती है? it is made up with the balance of 3 main types. it is sand, silt and clay. इन सब का जो एक बराबर से एक मेंटेन करके रखता है वो बैलेंस इन तीनों पार्टिकल्स का, तो वो वाली सॉइल कौन सी होती है? लोमी सॉइल. मतलब इट कंसिस्ट ऑफ इक्वल पार्ट्स ऑफ ऑल दीज 3 सॉइल टाइप्स. ओके.
नाउ इन हाउ मेनी ग्रुप्स द सॉइल हैज़ बीन कैटेगराइज्ड, सॉइल की जो कैटेगरीज हैं वो अब आप पढ़ोगे, उसमें पार्टिकल्स के बेसिस पे क्या क्या क्लासिफाई मेन होता क्या है उसमें, क्ले, सिल्ट, सैंड एंड ग्रेवल या जिसको स्टोन भी। अगर इसके पार्टिकल्स के साइज के अकॉर्डिंग अगर आपको समझना है तो सैंड में सबसे बड़े साइज के पार्टिकल होता है, सैंड के बाद सिल्ट और सिल्ट के बाद क्ले। ये तो इन तीनों चीज़ों की बात हो गई। अब ये जो ग्रेवल है, ग्रेवल में जो होता है उसको हम बोलते हैं स्टोन, जिसमें कि सैंड से भी बड़े पार्टिकल्स होते हैं। लाइक अगर आप एक रफ आइडिया लो तो ग्रेटर दैन 2 मिलीमीटर्स, ठीक है। तो सबसे बस आपको थोड़ा सा इसका रफ आइडिया समझना है कि सबसे ज़्यादा सैंड, सिल्ट और क्ले में से सैंड सबसे बड़ा, फिर सिल्ट और फिर क्ले, और सैंड से भी जो बड़े हो गए वो होते हैं ग्रेवल्स। Now, which soil is considered to be the most fertile and used for growing crops? अगर अब आपने देखा था कि लोमी सॉइल क्या है, कि लोमी सॉइल एक बैलेंस बना के रखती है, इट हैज़ अ बैलेंस ऑफ ऑल द 3 मेन टाइप्स, तो इसलिए वी नो इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, और जो फर्टाइल सॉइल सबसे ज़्यादा होगी वो ही टाइप ऑफ सॉइल विल बी गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। तो ये विच सॉइल इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट फर्टाइल एंड यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, सो द आंसर इज लोमी सॉइल। Now, which type of soil absorbs more water but allows less water to percolate? परकोलेट का मतलब क्या हुआ कि जिसमें पानी रिस जाता है, अंदर ही उसके हो जाता है, जैसे हम बूंद बूंद करके ही टपकता है, तो इसको कहते हैं। अगर आप अभी जस्ट आप इसमें इसको एक 1 वर्ड के हिसाब से आंसर को समझो, इन फॉलोइंग इन फर्दर क्वेश्चंस पूरा परकोलेशन का एक्टिविटी जब हम करेंगे तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो विच टाइप ऑफ सॉइल एब्जॉर्ब्स मोर वाटर? क्लेई सॉइल। आपने देखा ना गीली गीली सी होती है। क्लेई सॉइल को आप किस में यूज़ करते हो? जैसे पॉट्स बनाने में भी यूज़ होता है, टॉयज़ बनाने में भी यूज़ होता है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर होता है। तो इसी बेसिस को, इसी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सोच के आपको याद रखना है कि यस, क्लेई सॉइल एब्जॉर्ब्स मोर वाटर बट अलाउज लेस वाटर टू परकोलेट। जो उसमें से उसका जो पानी का है वो एब्जॉर्ब ज़्यादा कर लेता है और बहुत कम ही पानी उसका फैलता है या नीचे गिरता है। The next one says name 2 soil types used for cultivation. अब cultivation के लिए कौन कौन सी soil आप use करते हो? Clay soil and loamy soil are rich in humus, ये आपने देखा, and are suitable for growing plants like wheat and gram. तो जो soil में humus ज़्यादा है, जो soil fertile है, उसी को आप cultivation में या crops grow करने में use करोगे. Now the next one, for planting rice, which kind of soil would be most suitable? For planting paddy or rice, clay soil that is rich in organic matter and have a good water retention capacity is ideal. Clay soil में सब जो टॉप सॉइल है उससे भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है, ह्यूमस उसमें कम होता है टॉप सॉइल से, बट जो न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी है वो क्ले सॉइल में ज़्यादा होती है. सो सिंस क्ले सॉइल इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, इट इज़ गुड फॉर कल्टिवेशन ऑफ पैडी. Okay, coming to our next question which says describe the different types of soil. Now अभी हमने पढ़ा है, अभी ये भी this is just a short mark. I try to make so many questions ताकि आपको सोचना ना पड़े. कई बार आप you get confused कि अगर long lengthy आंसर है उसमें से अगर short आंसर करना है तो कैसे करें. So this is just a brief starting जिसमें मैं short answers आपको दे रही हूँ. Lengthy answers will be coming in the following questions. Okay, now describe the different types of soil. There are 3 different types of soil. Sandy soil containing sand particles in them, clay soil which contains clay particles with small amount of humus in it, is a fertile soil, and loamy soil abhi aapne dekha which is a mixture of sand, clay, silt and humus. It is a fertile soil. तो मोस्टली जो सॉइल होती है ना वो होती है कॉम्बिनेशन सैंड, सिल्ट और क्ले का ही. सिर्फ इनका जो कॉम्पोजिशन है वो वैरी करता है, और ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल कितनी प्रोपोर्शन में कौन से पार्टिकल्स कितने हैं, उसी के बेसिस में हम इनको टाइप्स ऑफ सॉइल को क्लासिफाई करते हैं कि वो सैंडी है, वो क्लेई है या वो लोमी है. जैसे कि अगर क्ले वाली है क्ले सॉइल तो उसमें फाइन पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, और अगर जैसे लोमी है तो उसमें सैंड, सिल्ट एंड क्ले आर अबाउट द सेम. ओके, नाउ डिफाइन होराइजन. Now soil profile consists of 3 different layers which are called horizon. Soil profile अभी आपने पढ़ा था.
सॉइल प्रोफाइल में जो 3 लेयर्स होती हैं, जो 4 लेयर्स होती हैं, हर लेयर को जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं होराइजन। Each horizon differs in texture, color, depth and chemical composition. हर जो लेयर है उसका कलर, उसका टेक्सचर, उसकी कॉम्पोजिशन दूसरी लेयर से डिफरेंट होती है। Now describe the different layers in the soil profile. अब आपको क्या बताना है? डिफरेंट लेयर्स इन द सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल अभी आपने पढ़ा था कि सॉइल प्रोफाइल क्या है आपका वर्टिकल, जिसमें कि आपको वर्टिकल सेक्शन, जिसमें कि आपको पता लगता है कि सॉइल में जो अलग अलग तरह की जो लेयर्स हैं वो दिखती हैं, उसको आप बोलते हो सॉइल प्रोफाइल। अब इसमें क्या है? इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, ईच लेयर को होराइजन कहते हैं। अब इसकी डिटेल में हम पढ़ते हैं। ए होराइजन और द टॉप सॉइल। दिस इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल। इट इज डार्क इन कलर and rich in nutrients due to the presence of humus and minerals. It is soft, porous and can retain water. This layer provides shelter to various small animals including moles, rodents and beetles etc. अब आपका जो A horizon है वो है टॉप सॉइल। सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, अपर मोस्ट जो होराइजन है, वो है आपका टॉप सॉइल। टॉप सॉइल क्या है? इट इज़ रिच इन ह्यूमस। ह्यूमस आप समझ चुके हो अभी, और ये भी समझ चुके हो कि जिस सॉइल में ह्यूमस होगा वो प्रोवाइड करता है ह्यूमस न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग प्लांट्स। सो दिस इज़ द मोस्ट फर्टाइल लेयर। और ये जो है ये सॉफ्ट होती है, पोरस होती है। पोरस का मतलब क्या हुआ कि जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी पोर्स होते हैं, स्पेसेस होते हैं, जिसकी वजह से पानी और एयर की रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी होती है। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी इस लेयर में रहते हैं। अर्थवर्म्स, रोडेंट्स, मोल्स, छोटे छोटे कीड़े आपको दिखते हैं, ये इनका घर होते हैं। और अगर आपने ये भी समझो कि जो छोटे प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो केवल कहाँ तक होती हैं? वो ए होराइजन तक ही कई बार सिर्फ सीमित होती हैं, उसके नीचे नहीं जाती हैं। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स जो हैं, दिस इज़ अबाउट विच लेयर? टॉप मोस्ट लेयर, ए होराइजन के बारे में। नाउ लेट्स रीड अबाउट द नेक्स्ट लेयर। जो ए होराइजन की नीचे वाली लेयर आ जाती है वो होती है बी होराइजन या सब सॉइल। Now this layer of soil lies just below the topsoil. It is made up of slightly bigger rock particles than that of the topsoil. It does not have much humus. It is somewhat harder and more compact than the topsoil. The layer is less fertile than topsoil and contains few living organisms. Subsoil is rich in minerals and iron oxides. अब बी होराइजन को बोलते हैं सब सॉइल। आप समझो इसका मिडिल लेयर। ये क्या हुई? टॉप सॉइल के नीचे एकदम ए होराइजन के बाद वाली लेयर आती है बी होराइजन। अब इसमें क्या होता है? यहाँ पे हैं बड़े बड़े रॉक्स। अब ह्यूमस इसमें कम होता है, बट मिनरल्स जो हैं यहाँ पे ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द टॉप लेयर। अब ह्यूमस अगर कम है तो ये लेयर जो है थोड़ी सी इट इज़ लेस फर्टाइल। आप जैसे जैसे नीचे आते जाओगे ना, इसमें प्रोफाइल में नीचे नीचे की लेयर्स में आते जाओगे, तो जो सॉइल की लेयर है वो हार्ड या कॉम्पैक्ट होती जाएगी बिकॉज ऑफ द बिग रॉक्स। ओके, नाउ द थर्ड इज द सी होराइजन। द लेयर ऑफ द सॉइल विच लाइज जस्ट बिलो द सबसॉइल is called the sea horizon. It consists of small pieces of broken rocks with cracks and crevices formed by the weathering of bedrock or parent rock. अब सी होराइजन क्या है? ये वो लेयर है जो कि बिल्कुल सब सॉइल के नीचे आती है। इसमें क्या होता है? इसमें जो है आपको रॉक्स दिखेंगे जिनमें क्रैक्स और क्रेविसेस होते हैं, जिसमें मतलब आपको जो वो रॉक दिखेंगे जो कि वेदरिंग की वजह से जिसमें क्रैक्स आ गए हैं। ठीक है, द लास्ट लेयर इज द bedrock or the parent rock. Now below the sea horizon is the bedrock from which soil is made. This layer is non-porous, hard and difficult to dug. अब सबसे लास्ट वाली लेयर है bedrock. इसमें तो आपको large pieces of rock दिखते हैं, they are very hard, और अगर आप एक spade भी ले लोगे तो भी आप इससे dig नहीं कर पाओगे। ठीक है, और ये non-porous होती है। So all right, तो ये तो हो गई आपकी 4 लेयर्स ऑफ सॉइल या होराइजन्स ऑफ सॉइल या सॉइल प्रोफाइल।
ठीक है, कोई भी ऐसा वर्ड करके क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इस तरह से इसको आंसर करना है. Now coming to our next question, which is explain the process of formation of soil. The soil is formed by the process of weathering of parent rocks by physical, chemical and biological agents. It is a slow process that takes thousands of years. The physical and chemical decomposition is principally done by water, wind and climate. As a result of these processes, large rock pieces are converted into smaller pieces and eventually to the soil. Living organisms such as insects and microorganisms make the soil ready for the plants to grow. The growth of roots of plants further adds to the weathering of rocks and thus forms the soil. तो सॉइल फॉर्मेशन मतलब इसमें हम ये समझते हैं कि हमारी सॉइल बनती कैसे है. सॉइल बनती है ब्रेक डाउन ऑफ रॉक से, यानी कि जब पत्थर टूटते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में तो बनती है हमारी सॉइल. अब इसका प्रोसेस का तरीका कैसा है. बड़े रॉक्स में पहले क्रैक्स डेवलप्ड होते हैं, then they further break into small particles and धीरे धीरे ultimately due to this breakdown बनती है soil. और इस process को हम क्या बोलते हैं, weathering of rocks. So that means weathering of rocks leads to the formation of soil. और ये breakdown कैसे होता है, अभी हमने पढ़ा था रेन वाटर, विंड्स, आइस, टेम्परेचर कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस, सनलाइट, इन सब की वजह से वेदरिंग होती है. नाउ इफ़ यू आर थिंकिंग कि प्लांट रूट्स, जो भी इस आंसर में हमने पढ़ा कि प्लांट रूट से कैसे वेदरिंग होती है, तो इसको समझो. कभी आपने देखा होगा कि बड़े बड़े रॉक्स में जो क्रैक्स होते हैं उनके बीच में छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं. अब जैसे धीरे धीरे इन प्लांट्स की रूट्स एक्सपैंड करेंगी, उसी की वजह से इन रॉक्स में क्रैक पड़ जाते हैं और उसके बाद वेदरिंग स्टार्ट हो जाती है. अब आपने देखा विंड, आइस, रिवर्स, ये सब क्या है, ये सब हैं वेदरिंग एजेंट्स. और ये जो प्रोसेस है इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस. हज़ारों साल लग जाते हैं तो जाके एक रॉक ब्रेक होके कन्वर्ट होता है सॉइल में. ठीक है, ऑल राइट. सो विद दिस वी फिनिश पार्ट 1 वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. We'll continue this chapter in part 2 video. So do watch both the videos to cover this chapter completely. Keep learning, explore and score good marks. And please do subscribe to Chapter Hunt. Like and share if you find this video useful. I'll see you soon in the next session. Till then, take care. Bye-bye.